साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आए हैं और टेस्ट क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको देख लिए। आगे आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बच्चन सिंह। ठीक है, इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याख्या जरूरी है देखना। और देखिए, आइए चलिए देखते हैं व्याख्या। हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों के रचित ग्रंथ कौन से हैं देख लेते हैं। नामवर सिंह, इनकी ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, सॉरी। सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इनकी ग्रंथ है। बच्चन सिंह का ग्रंथ है हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको ज़रूर आप देख के जाएंगे। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्ष से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्ष से किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। किसका किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्ष से किया, जबकि गासादाताशी द्वारा रचित इस्तवार द लिटरेटिव हिंदी ए हिंदुस्तानी का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी वासड़े ने 1852 में हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदवी साहित्य का इतिहास शीर्ष से किया। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट में रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अभी हमने देखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही जवाब आपको पहले ही आंसर मिल चुका है, तो डॉक्टर सुमन राजे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपके सामने ही आ गए, हमने कहा भी और इम्पॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में यह ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया। तो ये कब लिखा गया? 2003 में। ये भी देख लीजिए, यहाँ मिल गया आपको। आइए चलते देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आप करके जाएंगे। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो किस आधुनिक काल को अभिहित किया है किस अन्य नाम से? का सही जवाब होगा आपका गद्य काल। ठीक है, और आगे चलते हैं, इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं, जो व्याख्या ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार है। तो इनका दोहरा नामकरण किया था। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, 1050 से 1375 तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल किसको कहा है? तो भक्ति काल को कहा है। विगत संवत 1375 से 1700 तक इसका माना है समय। उत्तर मध्यकाल किसको कहा? तो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा है, जो 1700 विगत संवत से 1900 तक माना है। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है, ये 1900 से 1984 ईस्वी तक इसका सन माना है। अगला देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था?
तो इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था और 3 भाग आपका 1913 में ही हो गया था। आगे इसकी व्याख्या हम अच्छे से देख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। हिंदी साहित्य मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 भाई हैं जो मिश्र बंधु विनोद की रचना किए हैं और नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है, ठीक है, 4 भागों में है, विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग देखिए, हमने बताया ना, प्रथम 3 भाग 1913 में ही प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलिए देखते हैं। आला और उदल के चरित्र को वीरगति आत्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं तो कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका जगनीक, ठीक है। आल्हा और उदल से संबंधित जगनीक है और इनकी व्याख्या देख लेते हैं। ये परमाल रासों की रचना है। कवि जगनीक ने परमाल रासो नामक कृति की रचना की जो आला और उदल, ठीक है, आला और उदल किस रचना में है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका परमाल रासो जवाब देंगे। चरित्र उदल, आला और उदल के चरित्र को वीरगात्मक काव्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। रासो लोक गेय काव्य है, ठीक है, ये रासो गेय काव्य है जिसे गाया भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे इसका दूसरा नाम परमाल रासो का आला खंड है। ये 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आला खंड शीर्ष से कराया, ठीक है। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रगति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया। तो इसका पाठ निर्धारित किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने। आगे चलते हैं। आगे है पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरित रास, ठीक है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, ठीक है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे गणपत चंद्र ने किसे माना है? तो शालिभद्र सूरी को। इसके आगे देखते हैं। इसके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है। जो इम्पोर्टेंट हैं ये सब चीज़ें, तत्व, ठीक है। आगे चलते हैं। भक्ति काल से कुछ संबंधित क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने। ये उनकी पंक्तियों से संबंधित है। देखिए आगे चलते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये किसने कहा है? किसके बारे में कहा है? तो तुलसीदास के बारे में कहा। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपसे पूछ सकता है किसके बारे में भी कहा है। तो ये तुलसीदास के संबंध में है। और इनकी और भी एक पंक्ति बहुत मशहूर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो, ठीक है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
गियर्सन जी ने कहा है तुलसीदास के बारे में, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हुए। ठीक है। फिर स्मिथ ने कहा है, मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास थे। तो ये तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, अष्टचाप की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा आपका विट्ठलनाथ ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में चार वल्लभाचार और 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण ये है। तो आगे देख लेते हैं इनका। कुंभन दास, ठीक है, ये वल्लभाचार के शिष्य हैं। सूरदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। परमानंद दास जी ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इनका सन देख लीजिएगा, 1468 में कुंभन दास 1583 तक, सूरदास 1468 से 1583, परमानंद दास 1493। तो आगे देखते हैं, एक मिनट, आइए आगे देख लेते हैं, एक मिनट। आगे है ये कृष्णदास जो 1496 से 1568, ये भी कुंभन दास जी के शिष्य हैं। अब यहाँ से हम विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में देखेंगे। गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं जो 1505 से 1585, चित्त स्वामी 1515 से 1585, चतुर्दास जो 1530 से 1585, नंददास 1533 से 1583। तो ये विट्ठल दास जी के 4 शिष्य हैं और 4 शिष्य हमने कुंभन दास के देखे। और नंददास को जड़िया कब भी कहा जाता है और ये सबसे अष्टचाप में सबसे छोटे और अष्टचाप में सबसे बड़े सूरदास हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास किस धारा के कवि हैं? ये क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं और कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो इसका सही जवाब है आपका भक्ति काल काव्य धारा के। तो स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा के। आगे चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने रसिक संप्रदाय की, तो ठीक है, रसिक संप्रदाय की स्थापना की तथा अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। तो अग्र अली किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, अग्रदास को। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ देखिए, आइए चल देखते हैं। ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम और रामाष्टयाम आदि। जबकि निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि, ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर हैं, कबीरदास जी हैं। तथा प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये जायसी हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो सूरदास हैं। ये भी आपको देखिए मिल गया। इस इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसे ही पूछा जा सकता है। आगे चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं था आपको देखना है। तो ये मलुकदास नहीं थे इनके। चलिए आइए व्याख्या देख लेते हैं। मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। तो इनके गुरु का नाम कौन है? पुरुषोत्तम जी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के 12 शिष्य थे जो निम्नलिखित हैं। पहला शिष्य इनका क्या है? अनंतानंद है, फिर सुखानंद है, फिर
सुरसुरानंद हैं, नरयानंद हैं और भावनानंद हैं, भावनानंद हैं, पीपा हैं। ये पीपा आपसे पूछ लिया किस जात के थे, तो राजपूत थे। कबीर दास कौन थे, तो जुलाहा थे। सेन क्या थे, तो नाई थे। धना जाट थे। रैदास चमार थे। और पद्मावती और सुरसरी ये 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे। इन शिष्यों को याद रखेंगे। देखिए अभी क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे जैसे घुमा के पूछा है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है पंक्ति है, गोद लिए तुलसी फिरे हुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति निम्न में से किस कवि की है? इसका सही जवाब है रहीमदास का है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये रहीमदास से लगाइएगा। कबीरदास या तुलसीदास अगर देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसकी है, तो रहीमदास का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास के परम स्नेह मित्र में रहीमदास थे। ठीक है, कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखकर रहीम के पास भेजा, जिसको रहीमदास ने इस प्रकार पूर्ण करके तुलसी के पास भेजा। सुरती नरती नगतिये सब चाहत अस होए, तुलसी गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये रहीमदास ने पूरा किया इसका पंक्ति को। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है, माधो हम परि नाम निराशा। यह पंक्ति किस कवि का है, तो इसका सही जवाब होगा आपका विद्यापति जी का। माधो हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति विद्यापति जी का है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। माधो हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि, तो आदिकालीन कवि हैं ये कौन, विद्यापति। विद्यापति कैसे कवि हैं, किस हैं, तो आदिकाल के हैं। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्ति पताका अवहट भाषा में है। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं जो है अवहट भाषा में है। पदावली जो है मैथिली भाषा में है। बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा है, जाति कवि कहा है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही। और देखिए सारी चीज़ें विद्यापति से संबंधित दे दिया गया है एक ही जगह व्याख्या में। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरध ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहे निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। यह चरित्र में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है, तो इसका सही जवाब होगा आपका भरत जी का है। ठीक है, ये रामचरितमानस से लिया गया है। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपर्युक्त पंक्ति रामचरितमानस के कहाँ से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से उद्धृत है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं ऋतिका से सूक्ष्म महत्वपूर्ण। ऋतु वर्णन तो उनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो ऋतु वर्णन तो किसने नहीं किया है, अजय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है, तो ऋतु वर्णन कौन करते हैं, तो सेनापति। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत 2 लोग हैं, तो इसका सही जवाब होगा सेनापति जी। आगे चलिए देखते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सेनापति के लिए। सेनापति ब्रज भाषा के राम भक्त कवि हैं। तो क्या सेनापति कैसे हैं, सेनापति ब्रज भाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका
सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पतरु। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रचना है। इसकी व्याख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसको पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो हम शायद स्किप कर दिए हो आप। आइए चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब बिहारी जी नहीं किए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि बिहारी रीतिकालीन कहाँ के हैं? कवि बिहारी रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने काव्य लक्षण की पूरी जानकारी होते हुए भी, ठीक है, जानकारी थी इनके पास, लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी का एकमात्र प्रसिद्ध काव्य बिहारी सतसई है। इनमें 719, ठीक है, कहीं कहीं पे 713 भी रहता है और 719 दिया है, चाहे दोहे हैं। ठीक है, इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो बिहारी जी की सबसे प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, जो 719 या कभी कभी 726 भी हो सकता है, 713 भी हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया हो, पर ये यहाँ पर यही दिया गया है। आइए चलिए देखते हैं बिहारी की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तो मिल गई। आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चंस है आपका, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करना है। तो चिंतामणि, रसलीन, भिखारीदास, मतीराम, और इनके सामने रचना दी गई हैं रससारस, रसाराज, रसविलास, रसबोध। तो इनमें से मैच कराना है तो आपको देखिए, आइए हम नीचे सीधे दिखा देते हैं, जिससे आपको याद करने में सुविधा मिलेगी। चिंतामणि रसविलास की रचना है, ठीक है, चिंतामणि रसविलास। रसलीन की रचना रसबोध, भिखारीदास की रस सारांश, मतीराम की रसराज। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सतसईकार है? तो इसका सही जवाब होगा वियोगी हरि। सतसईकार है तो सतसईकार वियोगी हरि सतसई कवि हैं। इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की है, जिस इन्हें मंगल प्रसाद, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मंगल प्रसाद परितोष प्राप्त हुआ। तो किसको मिला है ये याद रखेंगे, मंगल प्रसाद परितोष किसको मिला था? तो वियोगी हरि को। इनका पूरा नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी था। इनकी काव्य रचना है प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य है इनकी आनंदन, तरंग, ठीक है, प्रार्थना, श्रद्धा, कण, पगली आदि। ठीक है, द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। हरिऔध के प्रिय प्रवास काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो ये प्रिय प्रवास तो आप जान ही लीजिए, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, इसका 17 इसमें क्या है? सर्ग है प्रिय प्रवास में। किसकी रचना है प्रिय प्रवास? हरिऔध जी की। आइए देखते हैं हरिऔध जी की प्रिय प्रवास 17 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।